स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आजकल छोटे बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आखिर छोटे बच्चों का ख्याल रखने में क्या प्रमुख समस्याएं आ रही हैं, क्या मेन बातें होती हैं, इस बात की ज़्यादा जानकारी के लिए हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के वरिष्ठ चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ से हम बात करेंगे और जानेंगे कि खासकर प्री मैच्योर बच्चे और जिस प्रकार के छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनका ख्याल किस प्रकार से रखा जाता है, उन्हें कौन सी समस्याएं आती हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको एक सबसे बड़ी खास बात ये बता दें कि इस वीडियो में जिन डॉक्टर के साथ हम बैठे हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत भी अनुभव है। मैं खुद उनका पेशेंट हूँ। हमारे बच्चे को जिस प्रकार से उन्होंने एक नया जीवन दान प्रदान किया है, इसलिए हमने विचार किया कि डॉक्टर साहब के विचारों को आप सभी तक पहुँचाएँ। काशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पर। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये जानें व्हाट इज़ द प्री मैच्योर। जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि ये उससे रूबरू हो सकें कि क्या समस्या होती है, प्री मैच्योरिटी की डिलीवरी क्यों होती है, किस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, मैं एक प्रोफेसर हूँ मेयो मेडिकल कॉलेज में और मेरा अपना हॉस्पिटल है रेनबो हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। मैंने पढ़ाई अपनी अलीगढ़ से पूरी की है, MBBS और MD। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा अगर टाइम से पहले पैदा होता है, नॉर्मली कोई भी बच्चा 35 हफ्ते के बाद पैदा होता है। अगर कोई भी बच्चा 35 हफ्ते से पहले पैदा हो जाता है तो उसको हम प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। उसमें भी कई सीवियरिटी होती हैं। कुछ बच्चे 28 से 30 हफ्ते पे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे 30 से 32 हफ्ते पे पैदा होते हैं और कुछ 32 से 35 हफ्ते पे होते हैं। नॉर्मली अगर कोई बच्चा 37 वीक्स क्रॉस कर जाता है तो वो टर्म बेबी कहलाता है या मैच्योर बेबी कहलाता है। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे कोई बच्चा समय से पहले पैदा हो गया तो उसमें लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, लंग्स पूरी तरह अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसका ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। इवन बॉडी का हर ऑर्गन अभी फुल्ली मैच्योर नहीं है, तो हमको उसको किसी तरीके से 4-5 हफ्ते का सपोर्ट देना होता है, चाहे वो लंग्स का हो, क्योंकि लंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के ऑक्सीजन के लिए, और उसी तरीके से हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट होता है, मगर पहले हम लोग लंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा, उस बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत नहीं होती है, शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है, स्किन बहुत मैच्योर नहीं होती है, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत होते हैं। तो उनमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हाइजीनिक वे में केयर करने की ज़रूरत होती है। उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, उसकी इवन उसकी जो इंटेस्टीन आंतें होती हैं वही बहुत मैच्योर नहीं होती। उसमें भी आप बहुत ज़्यादा फीडिंग एक साथ नहीं शुरू कर सकते हैं। फीडिंग को भी अगर हमें शुरू करना है तो बहुत ही ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं, ताकि उसके इंटेस्टीन पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो और बच्चा धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज से गुजरकर एक मैच्योर बेबी की तरह बिहेव करने लगे। सर, जैसे बात करते हैं हम अपने ही बच्चे की अगर बात करें तो जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, जब हमारे वहाँ डिलीवरी बच्चे की हुई उसका वज़न काफ़ी कम था, 750 ग्राम के अप्रॉक्स था। एक लाइफ की बड़ी कम चांसेस थी, सारे लोग लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। एक उम्मीद की किरण की बात आती है कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स कहते हैं कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं। वो जनता को जो तीमारदार होता है डेफिनेटली उससे ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम ठीक कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है जबकि डॉक्टर काफ़ी प्रयास करते हैं, जैसे जिस तरह से आपने हमारे बच्चे को बचाया, क्या लगता है अन्य तीमारदारों के लिए? देखिए, डॉक्टर भी एक इंसान होता है, भले से ही लोग उसको भगवान की श्रेणी में या कंपेयर करते हैं, मगर ऐसा गलत है। हम भी एक इंसान है और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी हमारा पेशेंट है वो हम अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट गड़बड़ हो या उसका पेशेंट को कुछ अनइवन चीज़ें हो। तो हम पूरा यही प्रयास करते हैं कि बच्चा स्वस्थ होकर अपने माँ बाप के पास जाए। हाँ, कुछ कमियाँ या कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर गई हों, ठीक है, तो उस केसेस में ऐसा होता है कि हम डे 1 पे किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं आपका बच्चा हम सही करके ही देंगे। हम जो 100% होता है अपना देते हैं, और अगर पेशेंट के अटेंडेंट का डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेट करें, वेट करने के बाद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि हाँ पेशेंट हमारा इम्प्रूव कर रहा है या डेटरेट कर रहा है। क्योंकि लाइफ है, हर एक सेकंड में चीज़ें अच्छी भी होती हैं और हर एक सेकंड में चीज़ें नीचे की तरफ भी आती हैं। तो हमको सिर्फ वेट करना चाहिए और
जब लगता है कि नहीं अब चीज़ें सेटल हो रही हैं, अब बच्चा इम्प्रूव हो रहा है, तभी हम उसको कुछ पॉजिटिव 100% या कह सकते हैं, वो भी कहना गलत है, 100% तो नहीं कहना चाहिए किसी को भी। इवन अगर जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले थे, हमने भी आपको बोला था कि नहीं आपका बच्चा अभी थोड़ा क्रिटिकल है, चीज़ें सेटल होने में 7 से 10 दिन लगेंगे, पहले हम उसको फीडिंग स्टार्ट कर लें। फीडिंग कराने में कभी कभी बच्चे ऑक्सीजन पर रहते हैं, फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तब तक कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। जब फीडिंग स्टार्ट होती है तो कुछ चीज़ें नई चीज़ें आने लगती हैं। जैसे एक कंडीशन होती है जो प्रीटर्म बच्चों में होती है, नेक्रोटाइजिंग एंटोकोलाइटिस। वहाँ पर उसमें क्या होता है, आंतें बच्चे की सपोर्ट नहीं करती हैं। हम दूध पिलाना शुरू करते हैं और आंतें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो फूलने लगती हैं, जिसकी वजह से बच्चा फिर सुस्त होने लगता है। तो आपको लगेगा हमारा बच्चा तो 7 दिन बिल्कुल अच्छा था, अब ऐसा क्या हो गया कि अब सुस्त हो रहा है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में होती हैं, तो 100% श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, मगर डॉक्टर हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता है। और अगर पेशेंट के अटेंडेंट का डॉक्टर पे पूरा भरोसा है तो दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक पेशेंट को सर्वाइव कराने के लिए जितना डॉक्टर ज़रूरी होता है, उतना ही उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसके अटेंडेंट ज़रूरी होते हैं। दोनों का कोऑपरेशन, दोनों का एक साथ मिलकर काम करना उस बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, बच्चों की अगर बात करें तो जो प्रीमेच्योर बच्चे या जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जल्दी वो जॉइंटिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर पेरेंट्स ख्याल रखें, जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जॉइंटिस से वो दूर रह सकते हैं? इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, जॉन्डिस जो होती है, नॉर्मली जो कोई भी बच्चा होता है उसमें जो लीवर होता है बहुत मैच्योर नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा होता है और वो ब्रेक होता है, और जब वो ब्रेक होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसी से बिलीरुबिन बनता है। और बच्चे का जब लीवर बहुत मैच्योर नहीं होता, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो उसमें एक जॉन्डिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर हमसे आप पूछें तो अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 60 बच्चों को जॉन्डिस होगी, और उसमें से सिर्फ 10% बच्चे को ही हम फोटोथेरेपी कराते हैं, क्योंकि एक रेंज होती है। अगर उस रेंज के ऊपर उसका बिलीरुबिन लेवल जाता है तभी हम उसकी फ़ोटोथेरेपी कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी का बिलीरुबिन 5 हो जाए, 10 हो जाए तो हम उसको फ़ोटोथेरेपी करा देंगे। हम पहले उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग चार्ट से मैच करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी तभी हम फ़ोटोथेरेपी के लिए करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है और वो अपने आप नॉर्मली सही हो जाते हैं। बच्चों में सर कई और भी समस्याएं देखी जाती हैं। कभी कभी रात में उनको सांस फूलने लगती है, या बच्चे रात में रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। कई बार घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं होम रेमेडीज़ बताते हैं कि ये कर लो, हींग लगा लो, सरसों का तेल का प्रयोग कर लो। ये कहाँ तक ये उचित रहता है होम रेमेडीज़ को प्रयोग करना? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अगर आप हमसे पूछें तो बहुत सारी चीज़ें जो फिजियोलॉजिकल होती है, जो एक नॉर्मल लाइफ में किसी के बच्चे के साथ हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक डॉक्टर जानता है कि ये सब फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, एज अ डॉक्टर हम अपने पेशेंट के पेरेंट्स को काउंसिल कर दें कि ये चीज़ें नॉर्मल है जो हो सकती हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है वो 60 बार तक भी अगर सांस ले रहा है वो नॉर्मल कहलाता है। तो अगर हम अपने से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा हमारे बच्चे की 2 पसलियाँ चल रही हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, वो नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए नहीं परेशान होना है। उसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो जितनी बार फीडिंग करते हैं, जितनी बार दूध पिलाते हैं, उतनी बार स्टूल पास करते हैं। अगर आप मदर फीडिंग करा रहे हैं और बच्चा 8 से 10 बार दिन भर में स्टूल पास कर रहा है, वो भी नॉर्मल है। आप उसके लिए डायरिया उसको नहीं मान सकते, वो डायरिया नहीं होता है। उसके लिए आपको ढेर सारी एंटीबायोटिक्स और सिरप की ज़रूरत नहीं। इवन जब हम किसी को ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल सी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा सिरप देने की कोशिश करते हैं, उससे उसका लूज़ मोशन और बढ़ जाएगा। उसी तरीके से सर दूध पलटने की भी एक समस्या इसी में आती है, हम चाहते हैं उसके बारे में भी। दूध पलटना क्या होता है कि 2 तरीके से, एक होता है कि बहुत ही झटके के साथ बच्चा पूरा दूध वापस कर रहा है, उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। एक होता है साइड से दूध निकलना, उसको बोलते हैं रीगजिटेशन। रीगजिटेशन क्या होता है, जब भी बच्चा दूध पीता है माँ के आंचल से तो कभी कभी वो एयर भी स्वेलो करता है, और अगर हमने उसको अच्छे से बर्पिंग नहीं कराई है, डकार नहीं दिलवाई है, तो जब बच्चा उसको लेटाते हैं तो एयर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह थोड़ा सा मिल्क साइड से आ जाता है। वो नॉर्मल सी चीज़ है, और कोई सा भी बच्चा नॉर्मली दिन भर में 1 से 2 बार दूध पलट सकता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, घबराने की जरूरत उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा माँ का दूध अच्छे से पी रहा है, तो ये धीरे धीरे एज के साथ अपने आप कम हो जाता है।
एक चीज़ होती है कोलिक। कोलिक में क्या होता है, बच्चा शाम के टाइम में या रात में बहुत ऐंठ के रोना शुरू करता है। वो भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होता, वो 2-3 महीने तक रहता है। कुछ मेडिसिन्स आती हैं सपोर्टिव, उसको दे दिया जाता है ताकि पेरेंट्स भी थोड़ा सा सेटिस्फाई रहें और वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ हार्म भी नहीं करे, तो 2-3 महीने सब चीज़ें सही हो जाती हैं। दूसरा है, हमेशा हमें ज़ोर देना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। हम कभी ये ना सोचें कि माँ का दूध कम आ रहा है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है और 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार यूरिन पास कर रहा है, तो माँ का दूध सफिशिएंट है। हमें उसको ऊपर से दूध देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऊपर से दूध देने की कोशिश करते हैं तो उससे बच्चे का पेट का दर्द या कोलिक और बढ़ जाएगा, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इवन उसको कभी कभी लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए हमेशा कि माँ का दूध सबसे अच्छा है और बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। सब बच्चों की प्लेइंग की उम्र में जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो वो स्टूल पास करते हैं, फिर धीरे धीरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो डिपेंड हो जाते हैं डाइपर्स पे। डाइपर्स पहनाने के दौरान बच्चों को एक समस्या होती है और बच्चे रोते हैं अधिकांशतः, या पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं। एक डाइपर रैश एक प्रॉब्लम होती है और देख कहने में तो छोटी लगती है, लेकिन बच्चे के लिए काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इस डाइपर रैश से दूर रहने के लिए क्या उपाय हैं? क्या कोई दवाई, क्या कोई ऑइंटमेंट इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, डाइपर रैश आइडियली तो क्या होना चाहिए, हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक डाइपर नहीं यूज़ करना चाहिए। कभी हम ट्रैवल कर रहे हों या कहीं गए हों वहीं पे यूज़ कर लें। अगर हम घर पे हैं तो कोशिश करें बच्चे को थोड़ा खुला ही रखें, ठीक है। बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर हम बच्चे को बहुत देर तक डाइपर यूज़ करते हैं तो उसमें स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, बहुत देर तक बच्चे की स्किन वेट रहती है तो वो इरोड होने लगती है, तो वो छिल जाती है एक तरीके से कहें। और फिर जब बच्चा फिर उसमें यूरिन पास करता है तो उसको बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसी होती है, तो वो रोने लगता है। तो माँ बाप को ये नहीं समझ में आता बच्चा मेरा रात में अचानक रो क्यों रहा है। तो जब आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है, उसको देखता है इसको तो डाइपर रैश है, उसने उसको ओपन करवा दिया, थोड़ा खुला रखा, बर्निंग नहीं हो रही, बच्चा चुप हो जाता है। तो डाइपर रैश बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम लोग अब देख रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई, तो डाइपर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाइपर भी नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे रैश होते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा डाइपर यूज़ करने से यूटीआई के चांसेस भी बढ़ते हैं। यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो भी बढ़ता है। तो डाइपर कम से कम यूज़ करें। जहाँ ज़रूरत हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हों या कहीं आप रिलेटिव के यहाँ गए हों तो वहाँ पे यूज़ करें। अच्छा सर, और भी कई समस्याएं आती हैं, कई विकार छोटे बच्चों में। बच्चा जब छोटा रहता है तो उस दौरान पता नहीं चलता है, फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर कई विकार आने लगते हैं। तो क्या एक डॉक्टर से जो विज़िट का तरीका होता है, एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को लेकर किस प्रकार से डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए? सिर्फ आप ही की बात नहीं, जो भी अन्य भी बाल रोग विशेषज्ञ को अगर वो दिखा रहे हैं तो कितने दिन में उनको उनसे मिलना चाहिए? क्या बच्चों के ऐसे सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो उनका हेड मेजरमेंट की बात करें, उनके पैरों में तिरछेपन की बात करें, या उनके जो स्थिति होती है सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, इसके टेस्ट के बारे में? क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं कि बच्चा जब तक छोटा है तब तक आप जान नहीं पाते उसे क्या समस्या है, जब वो एडल्ट होने लगता है तब आपको समस्या है। कौन सी ऐसी चीज़ें सर इनसे पहले ही पेरेंट्स बच सकते हैं? देखिए, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो एक नॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ें हमें या पेरेंट्स को ऊपर से नहीं दिखती हैं और हो सकता है कि वो बर्थ पे वो चीज़ें ना भी हों, मगर हमें उसको फॉलो करना है। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कई फील्ड में होता है, ग्रॉस मोटर होता है, फाइन मोटर होता है, लैंग्वेज होता है, सोशल होता है। तो हमें ये देखना होगा कि बच्चा जैसे जैसे एज गेन कर रहा है वैसे वैसे जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी बच्चा 3 से 3.5 महीने पे गर्दन संभालने लगता है, जैसे आप किसी बच्चे को उठाएंगे तो गर्दन उसकी पीछे लटक जाएगी। जब 3 से 3.5 महीने का बच्चा होगा तो जब आप उसको बैठाएंगे तो नेक को सपोर्ट करेगा, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है। उसी तरीके से 4 से 5 महीने का बच्चा करवट ले लेगा बेड में, 6 महीने का बच्चा बैठने लगेगा। ये एक एज का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये चीज़ें अपने आप बच्चा गेन करता जाएगा। हाँ, अब कोई भी बच्चा है 6 महीने का हो गया, 7 महीने का होगा, मगर अभी नेक होल्डिंग नहीं आई है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कोई बच्चा 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, अभी वो बैठना नहीं शुरू किया, वहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब का कहना है कि बच्चे को अगर आप उसका देखभाल कर रहे हैं, जो भी माता पिता, जो भी पेरेंट देखभाल कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि डॉक्टर से जब आप मिलने जाएं, जब आप विज़िट करने जाएं, तो उनसे पहले ही एक बच्चे के लाइफ के चेंजिंग के पूरा प्रोसेस को समझ लीजिए। किस समय में
कौन सी चीज़ें उस बच्चे के साथ घटित नहीं हो रही, अगर वो चीज़ें उसके साथ घटित नहीं हो रही तो उस पर विचार करना आवश्यक है और उस संबंध में जानकारी तत्काल डॉक्टर को उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बच्चे के भविष्य के लिए आने वाले समय में समस्या हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे थे। हाँ, तो ये तो डेवलपमेंट का पार्ट है। उसी तरीके से बच्चा कब चलना शुरू करता है, कब दौड़ना शुरू करता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। वो विद टाइम आता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है बच्चा ये सब चीज़ें करने लगता है। तो कोई भी बच्चा अगर 18 महीने का हो गया फिर भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो एबनॉर्मल कैटेगरी में आएगा। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई बच्चा हो गया 12 महीने से ऊपर हो गया और कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी मामा पापा दादा कुछ भी नहीं बोल पा, वो एबनॉर्मल आ गया। उसी तरीके से आज के सिनेरियो में क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनका ये कहना होता है कि मेरा बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ है, मोबाइल चला लेता है, मोबाइल ओपन कर लेता है, पैटर्न बना लेता है, सब चीज़ कर लेता है, जबकि वो और लोगों से अपने सराउंडिंग से बहुत अच्छा इंटरेक्ट नहीं करता है। तो एक बीमारी होती है ऑटिज़म नाम की। तो उसमें क्या होता है, बच्चा अपने सोशल इन्वायरमेंट में अटैच नहीं हो पाता, उससे वो क्या कहते हैं आई कांटेक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम ये ना समझें कि मोबाइल चलाना ही एक डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा हर फील्ड में ग्रो करना चाहिए, हर फील्ड में ग्रो होना चाहिए। तो अगर आप टाइमली ये सब चीज़ें देखें तो आप बहुत सारी चीज़ों को घर वाले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी आपके पास एक पेशेंट है, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा, कोई आता है तो घर पे टोकता है कि तुम्हारे बच्चे में अभी वो बदलाव नहीं आया जिस तरह से हमारे बच्चे में आया। उस पर आपने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। हम चाहते थे कि वो जवाब से हमारे सारे दर्शक भी रूबरू हो सकें। एक बच्चों को देखकर जो कंपैरिजन की भावना है, तुलनात्मक भावना है, ये कहीं ना कहीं क्या पेरेंट्स को नुकसान पहुँचा रही है? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक पेशेंट यूनिक होता है। उसको हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस बच्चे का वेट क्या होगा, उस बच्चे की हाइट क्या होगी, वो बच्चा कब क्या चीज़ डेवलप करेगा, वो उसका यूनिक है। आपको उसको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी वेट हाइट जो भी है वो उसके जेनेटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम ये ना ये सोचें कि हम बच्चे को ऐसे ही ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है और कभी भी अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए और उसके न्यूट्रिशन पे ख्याल रखना चाहिए, उसके वैक्सीनेशन पे ख्याल रखना चाहिए, उसके डेवलपमेंट का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो लगता है बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, ये बोलेंगे कि आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि इस एज तक ये बच्चा ये चीज़ कर लेना चाहिए था, तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अभी तक मेरा बच्चा बैठना नहीं शुरू किया। हाँ, न्यूट्रिशन के लिए आप सबसे सलाह मशवरा कर सकते हैं और बेहतर होगा आप एक किसी डॉक्टर से मिलें, वो आपको आपके बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल बता पाएगा। सर, प्रीमेच्योर बच्चों के बारे में बात हो रही थी, तो अगर प्रीमेच्योर बच्चों के बारे में बात करें तो कंगारू थेरेपी का एक बड़ा विशिष्ट उल्लेख किया जाता है और संभवतः कहीं ना कहीं कारगर भी सिद्ध होती है, बच्चों को लाभ मिलता है और जो मदर होती है उसको भी एक रिलैक्स मिलता है। क्या है कंगारू थेरेपी? हम चाहते हैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इससे रूबरू हो सकें। ये कंगारू मदर केयर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KMC बोलते हैं। वो इस्टेब्लिश चीज़ है, इस्टेब्लिश फैक्ट्स है, उस पर रिसर्चेज भी हुई हैं और वो ये पाया गया है कि जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जो बच्चे कम वज़न के होते हैं, उनमें अगर कंगारू मदर केयर की जाए तो उससे बच्चे के वेट गेन में भी काफ़ी सहायता मिलती है। उससे मदर और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है और कंगारू मदर केयर करने से बच्चे में हाइपोथर्मिया के चांसेस भी, हाइपोथर्मिया बोलते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया, बच्चा ठंडा पड़ रहा है। तो क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर उतना एनर्जी रिजर्व नहीं होता, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया में जाने लगते हैं। तो कंगारू मदर केयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे का वेट गेन होता है, मदर और बच्चे में इमोशनल बॉन्डिंग होती है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद मिलती है और कंगारू मदर केयर करने से माँ के दूध में भी बढ़ोतरी होती है और मदर को भी एक पॉजिटिव वो होता है कि बच्चा मेरे पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, NICU में जैसे ही कोई बच्चा है प्री मैच्योर है, अगर वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसके वाइटल्स सब ठीक ठाक है, SpO2 ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, तो हम लोग मदर फीडिंग के साथ साथ उसको कंगारू मदर भी करवाना शुरू करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये बच्चा डिस्चार्ज होकर घर जाए। सर, एक बात और आती है, कई मदर्स में फीड की समस्या आती है, वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, कई बच्चों में दूध की समस्या आती है, वो पी नहीं पाते हैं, वो किसी न किसी सब्स्टिट्यूट पे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए वो सब्स्टिट्यूट कितने दिन में उस पाउडर दूध को बंद किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद वो गाय का, बकरी का या किसका भी दूध उनको पिला सकते हैं, इसकी क्या एक प्रॉपर टाइमिंग होती है? देखिए, एज अ डॉक्टर
मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि किसी को पाउडर का दूध दिया जाए, किसी को गाय भैंस का दूध दिया जाए। सबसे अच्छा मदर फीडिंग है। बस हमें डे 1 से माँ को काउंसिल करना है, उसके घर वालों को काउंसिल करना है, उसके पेरेंट्स को काउंसिल करना है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा है। नॉर्मली डे 1 डे 2 पे क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। डे 1 डे 2 पे बच्चे को 5 से 7 ml दूध इनफ है, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 10 ml की है, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाई नेचर ने क्या किया कि उसको जो कोलोस्ट्रम होता है, जो गाढ़ा वाला दूध होता है, जो बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो सफिशिएंट होता है। तो हम कभी ये ना सोचें कि दूध कम हो रहा है या गाढ़ा वाला दूध है या पीला वाला दूध है या इन्फेक्टेड है, उसको डिस्कार्ड ना करें, उसको बच्चे को ही पिलाएं और कम दूध ही बच्चे के लिए बनाएं। दूसरी चीज़ है, दूसरे तीसरे दिन माँ का दूध और बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये नेचुरल प्रोसेस है, माँ का दूध भी बढ़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया, कभी भी कोई भी मदर आपसे पूछे या मुझसे तो पूछते ही रहते हैं, आपसे भी पूछे कि माँ का दूध कम आ रहा है, हम इसको डब्बे वाला दूध देना है, तो आप पूछिए कि आपको कैसे पता कि माँ का दूध कम आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सवाल पूछते हैं, आप ये बताइए आपको कैसे लगा कि माँ का दूध कम आ रहा है। डॉक्टर साहब बच्चा रोता रहता है, तो रोने की वजह ये नहीं है कि सिर्फ दूध कम आ रहा है, रोने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे बच्चे का डायपर गीला है, बच्चा गीला पड़ा हुआ है, बच्चे को यूरिन या स्टूल पास करना है, बच्चे को भूख लगी है या बच्चे को ठंड लग रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, रो कर एक्सप्रेस करेगा। तो रोने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पेट नहीं भरा है। आप सिंपल फॉलो करिए, बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है और 24 घंटे में 6 से 7 बार या 5 से 6 इस मौसम में 5 से 6 बार यूरिन पास कर रहा है, यानी कि माँ का दूध सफिशिएंट है। अगर वो सिर्फ माँ का दूध ही पिला रही है, 5 से 6 बार यूरिन कर रहा है, तो ऊपर के किसी भी प्रकार का दूध देने की ज़रूरत नहीं है। बात करें सर भारतीय बच्चों की, तो भारत के बच्चों को कई मौसम एक साल में देखने पड़ते हैं। एक बड़ी टिपिकल चीज़ हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी। शॉर्ट में सर क्या कुछ खास सावधानियां रहती हैं पेरेंट्स को हर मौसम के परिवर्तन में, और इन मिड जो वेदर होता है जब वो अपने प्रचंड उस पर होता है, उसमें क्या कुछ खास पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हमारे देश में हर प्रकार के मौसम आते हैं। ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, बारिश भी खूब होती है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरा, बच्चों के सिलसिले में क्या है कि बहुत जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें उस टाइम पे बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जैसे ठंड आ रही है तो हमें लगा कि नहीं गर्मी है तो फ़ैन ऑन कर देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे के उसमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। नहीं तो ऐसे अलग से कुछ नहीं है कि हमें ये करना ही करना है, वो अपनी सावधानियाँ होती हैं जो हमें बरतना होता है। दूसरा, गर्मी है, बहुत लू चल रही है, बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी से एक्सपोज नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है और प्रॉपर बच्चा पानी नहीं पी रहा है, गर्मी में खेल रहा है, धूप में खेल रहा है, तो हीट स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे गर्मियों में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने पे वो करना चाहिए, और ठंडक में थोड़ा सा प्रॉपर कपड़े ये सब चीज़ें करके उसको गर्म रखना चाहिए। बच्चों में से दांत निकलते समय लूज मोशंस और इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी इसकी चर्चा होती है और काफ़ी रेमेडीज़ बताए जाते हैं इसके लिए। दांत निकलते समय पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दांत निकलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसका लूज स्टूल से लेना देना कुछ नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब बच्चे को डायरिया हो रहा है, कहीं ये दांत निकलने की वजह से तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दांत निकलने की वजह से कोई डायरिया नहीं होता। दांत निकलना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। होता क्या है कि जो नॉर्मली जो दांत निकलते हैं वो 6, 7, 8, 9 महीने के आसपास निकलते हैं, और जब भी बच्चे को फर्स्ट टाइम दांत निकलता है उसको थोड़ा पेन होता है, तो उसको बार बार रब करता है। उसमें क्या होता है, अगर वो हाथ उसके साफ़ नहीं है, क्योंकि उस एज पे बच्चे ज़मीन पर भी उतरने लगते हैं, ज़मीन पे जो पड़ी चीज़ें उसको भी उठाने लगते हैं, तो उससे कभी कभी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है इस वजह से लूज स्टूल हो, मगर दांत के निकलने से कोई डायरिया से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, डायरिया अगर हो रहा है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ORS सही मात्रा में उसको दें, ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो और डिहाइड्रेशन ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे बड़ी चीज़, तमाम ऐसे दर्शक हैं जो इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका ख्याल रखने के लिए उनकी माताओं को आसानी मिलेगी। आपसे डॉक्टर काशिफ जो प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, बाराबंकी में आपका अस्पताल भी है और 24 घंटे की इमरजेंसी सुविधाएं भी देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर साहब ने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही वो ये कही कि परिवार के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। इसके बावजूद भी अगर उन्हें कोई ऐसी समस्या लगती है, कोई ऐसे लक्षण लगते हैं
जो उन्हें एबनॉर्मल लगते हैं तब वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी समय डॉक्टर से आकर मिल सकते हैं। नीचे जो आप इस वक्त नंबर देख रहे हैं, इन नंबर पर आप डॉक्टर से, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के डॉक्टर से आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को कोई समस्या है। और हमने आपको वीडियो में इन बीच बीच में दिखाया भी है कि जिन डॉक्टर्स द्वारा जिन बच्चों का इलाज किया जा रहा था उनके बीच में क्या रिफॉर्म आए हैं, क्या सुधार आए हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपको बच्चों को कोई समस्या होती है तो पहले उसे समझें, जानें, ना कि घर की रेमेडीज़ को प्रयोग करना शुरू कर दें। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1 999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ मैं नीतीश मिश्रा।